SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 जिसका नाम है वाक्य। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे वाक्य की परिभाषा और उसके अंग। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमें एक वाक्य दिया गया है, आइए इसे पढ़ते हैं। रास्ता भूल कुतुब मीनार, सहायता आप क्या ये वाक्य सही है? नहीं, यह वाक्य बिल्कुल गलत है। इसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वे सभी शब्द सार्थक तो हैं, परंतु उनका क्रम गलत है। अगर उनको सही क्रम में लगाएंगे तो ही हमारा वाक्य एक सार्थक वाक्य बनेगा। मैं कुतुब मीनार का रास्ता भूल गया हूँ, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? यह बालक कह रहा है कि मैं कुतुब मीनार का रास्ता भूल गया हूँ, तो क्या आप मेरी सहायता करेंगे? अब पर्यटक के विचार बिल्कुल स्पष्ट हो गए हैं तथा पूरी बात समझ में आ रही है। यह बात हमें तब समझ में आई जब इसने शब्दों का जो प्रयोग किया है वह सार्थक रूप से किया है। शब्दों को ढंग से जोड़कर एक क्रम में लगाकर वाक्य का निर्माण किया गया है। तो हम कह सकते हैं सार्थक शब्दों का समूह ही वाक्य कहलाता है। यानी कि सार्थक शब्दों का वह समूह जो निश्चित अर्थ दे उसे हम क्या कहेंगे? उसे ही हम वाक्य कहेंगे। वाक्य की रचना और उसके अंग आइए देखते हैं। वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी क्या है? पक्षी यहाँ पर कर्ता, कर्ता यानी काम करने वाला, जो व्यक्ति काम कर रहा है। और उड़ रहे हैं, यहाँ पर काम क्या हो रहा है? उड़ना। तो उड़ना क्या है? उड़ना क्रिया है। इसलिए वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों का होना अनिवार्य है। वाक्य में शब्दों का निश्चित क्रम हो और उसका कोई अर्थ अवश्य हो। देखते हैं कैसे। मोहन ने पुस्तक खरीदी। यह एक पूर्ण वाक्य है कि मोहन ने पुस्तक खरीदी। आइए देखते हैं इसमें किस शब्द को हम क्या मानेंगे। मोहन, यहाँ पे मोहन क्या है? मोहन करता है यानी काम करने वाला। पुस्तक यहाँ पर कर्म है और क्रिया क्या हो रही है? क्रिया हुई है यहाँ पर खरीदना। तो खरीदना क्या है? यहाँ पर खरीदना एक क्रिया है। वाक्य में क्रम का होना आवश्यक तो नहीं है, लेकिन कर्ता और क्रिया का होना बहुत ही अधिक जरूरी होता है। इन दोनों के बिना हमारा वाक्य बन ही नहीं पाएगा। आइए अब पढ़ते हैं वाक्य के भेद। प्यारे बच्चों, वाक्य के दो भेद होते हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। वाक्य कितने होते हैं? वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय दोनों को जोड़कर ही एक संपूर्ण वाक्य का निर्माण किया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है। यह एक संपूर्ण वाक्य है, परंतु क्या आप जानते हैं इसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है? चलिए मैं बताती हूँ। उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वह होता है उद्देश्य। और उस व्यक्ति या उस वस्तु के बारे में जो बात की जाती है, उस बात को हम क्या कहते हैं? उस बात को हम विधेय कहते हैं। जैसे बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है। यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पर जो हमारा कर्ता है, जो कार्य कर रहा है, वह है बिल्ली। कौन है? बिल्ली। तो बिल्ली यहाँ पर उद्देश्य है और यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है कि वह चूहे के पीछे दौड़ रही है। तो जो चूहे के पीछे दौड़ना है वह विधेय है।
जैसे बैल कोल्हू चला रहा है। यहाँ पर बैल क्या है? बैल शब्द क्या है? यहाँ पर बैल शब्द उद्देश्य है, परंतु यहाँ पर बताया गया है कि बैल क्या काम कर रहा है? बैल कोल्हू चला रहा है। तो कोल्हू चलाना यहाँ पर क्या है? यह विधेय है। अब हमें वाक्य के कुछ भेद दिए गए हैं। अभी तो हमने वाक्य के अंग पढ़े थे, जिनको मिलकर संपूर्ण वाक्य का निर्माण किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। तो वाक्य के कितने भेद हैं? यहाँ पर हमें वाक्य के 3 भेद दिए गए हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। आइए शुरू करते हैं सरल वाक्य से। जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रियापद हो, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जो वाक्य एक साधारण सा वाक्य होता है, जिसमें 2-3 वाक्यों को एक साथ मिलाया नहीं जाता, उसी को हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे ताजमहल आगरा में है, अमित और सुमित खेल रहे हैं। तो ये दोनों क्या है? यह दोनों ही सरल वाक्य कहलाते हैं। आइए अब बढ़ते हैं संयुक्त वाक्य के बारे में। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हुए हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखते हैं कैसे। राम पढ़ रहा है, परंतु माधव बैठा है। यहाँ पर 2 अलग-अलग वाक्यों का इस्तेमाल किया गया है, जिनको जोड़कर पूर्ण एक वाक्य बना दिया गया है। राम पढ़ रहा है, माधव बैठा है। इन दोनों को इस परंतु शब्द के साथ जोड़ दिया गया है। इसी को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं और दादी जी घूम रही हैं। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, यह एक अलग वाक्य है, और दादी जी घूम रही है, यह एक दूसरा वाक्य है। इसी प्रकार इन दोनों ही वाक्यों को कैसे जोड़ा गया है? और शब्द का इस्तेमाल करके। आइए अब बढ़ते हैं हम कुछ मिश्रित वाक्यों के बारे में। जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य है और 2 या 2 से अधिक आश्रित उपवाक्य हों, मतलब मुख्य वाक्य एक है, उसके साथ जो और वाक्य है वो उसी पर आश्रित है, उसी पर डिपेंड है, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? मिश्रित वाक्य बोलते हैं। मैं आज विद्यालय नहीं गया क्योंकि मैं बीमार हूँ। यहाँ पर मुख्य वाक्य क्या है? मैं आज विद्यालय नहीं गया। और उपवाक्य क्या हुआ? मैं बीमार हूँ, क्योंकि शब्द लगा के इसको जोड़ दिया गया है। मैं आज विद्यालय नहीं गया क्योंकि मैं बीमार हूँ। मैंने देखा कि बिल्ली दूध पी रही है। यह भी क्या है? यह भी हमारा मिश्रित वाक्य है। आइए विशेष पढ़ते हैं। अर्थ के आधार से वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। और इनके बारे में हम आज तो चर्चा नहीं करेंगे, परंतु अपनी अगली कक्षाओं में इसके बारे में अवश्य पढ़ेंगे। आइए एक बार इसे पढ़ते हैं। शब्दों का यदि क्रम हो तभी वाक्य कहलाते हैं। कर्ता कर्म क्रिया हो तो वाक्य सार्थक बन जाते हैं। आइए दोहराते हैं, आज हमने क्या क्या सीखा। सार्थक शब्दों का वह समूह जो निश्चित अर्थ दे, उसे ही हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने अंग हैं? वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जो वाक्य हमने पढ़े, सरल, संयुक्त और मिश्रित, यह सभी रचना के आधार पर वाक्य थे। वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और उसके बाद ही क्रिया आती है। एक वाक्य को पूर्ण होने में कर्ता और क्रिया, इन दोनों का ही मुख्य काम है। यदि वाक्य में कर्म ना भी हो तो कार्य चल सकता है। आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है। इस अभ्यास कार्य को आप इसी पाठ की सहायता से स्वयं करने का प्रयास करें। बच्चों, आज हमने जाना वाक्य के बारे में, वाक्य के अंगों के बारे में और उसके भेदों के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा और समझ भी अवश्य आया होगा।
आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।